Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the infection. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. इन्फेक्शन इज रिफर्स टू इन्वेजन एंड ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी. इन्फेक्शन क्या है, हम कैसे से डिफाइन करते हैं? इट इज़ द इन्वेजन. इन्वेजन को अगर आप दूसरा नाम बोलना चाहो दैट इज़ एंट्री. तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, या कोई भी और भी जो अदर ऑर्गेनिज्म है, मेनली हम ह्यूमन की ही बात करेंगे. तो ह्यूमन की बॉडी में एक तो इन्वेजन हो, दूसरी चीज़ उसकी फिर ग्रोथ भी हो. और किस चीज़ की ग्रोथ हो रही है? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हार्मफुल मतलब क्या? जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हैं, जो हमारी बॉडी में हार्म कॉज करेंगे, है ना, नुकसान कॉज करेंगे. तो वो कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म? देखो ये भी समझो. माइक्रो मतलब स्मॉल, और ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं ना, जैसे कि आपके बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगाई हो गए, पैरासाइट हो गए. इन्हें आप क्या बोल सकते हो? पैथोजन, क्योंकि ये आपकी बॉडी में क्या कॉज करते हैं? डिसीज़. तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमारी बॉडी में एंट्री, साथ ही साथ एंट्री करने के बाद ये क्या करेंगे? अपना नंबर बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्हें तो डैमेज ही पहुंचाना है. तो एंट्री प्लस इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, मींस इनकी जो ग्रोथ होगी, उसी चीज़ को हम बोल रहे हैं इन्फेक्शन. इसके बाद अगर हम देखें तो जनरली ये जो है ना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट, मैंने बोला ना, ये क्या है? पैथोजन, जो क्या जनरेट करती है हमारी बॉडी में? डिसीज़. और डिसीज़ कैसे जनरेट करेंगे? मान लो ये हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल हैं, इस तरीके से क्या हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल. अब ये जो सेल हैं हमारी बॉडी के, नॉर्मली हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे हमारे जो ऑर्गन हैं, टिश्यूज़ हैं, सिस्टम है, अच्छे से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन क्योंकि बाहर से कोई भी पैथोजन आया, इनमें से वो इस तरीके से आएंगे धीरे धीरे, और क्या करेंगे? अब ऐसे कर करके अपना नंबर बढ़ा लेंगे. और नंबर बढ़ा के जो हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल थी ना, इस तरीके से उन्हें कवर कर करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, रप्चर करने लगते हैं. अब जैसे ही एक सेल का फंक्शन ख़राब हुआ, तब चलो कोई दिक्कत नहीं आई, हम देख के चलते हैं, दूसरी में भी दिक्कत नहीं हुई. जब ऐसे करके वो थाउजेंड्स, है ना, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स बहुत सारी डिस्ट्रॉय करेंगे, फिर कोई टिश्यू का फंक्शन ख़राब होने लगेगा, फिर ऑर्गन का, फिर सिस्टम का, और इसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग ख़राब होने लगती है. और क्या जनरेट हो जाते हैं हमारी बॉडी में? डिसीज़. आगे देखते हैं टाइप ऑफ इन्फेक्शन. अब इन्फेक्शन को हम बहुत सारे टाइप में क्लासीफाइड करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स देखते हैं. फर्स्ट टाइप इस प्राइमरी इन्फेक्शन. अब हम इन्फेक्शन डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमने देख लिया कि पैथोजन की एंट्री हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आप बोल सकते हो, और उसी का मल्टीप्लिकेशन या फिर ग्रोथ. अब देखो प्राइमरी इन्फेक्शन क्या है, जैसे वर्ड ही इंडिकेट कर रहा ना, खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. प्राइमरी आप बोल सकते हो कि जो शुरू में हो, शुरुआत में, इनिशियल. तो ये है ना, ये होते हैं इनिशियल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में. दीज आर दी इनिशियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय पैथोजन. फिर से वही पैथोजन क्या होंगे? चाहे बैक्टीरिया भी कॉज कर सकता है, कोई वायरस भी कॉज कर सकता है, पैरासाइट भी, और फंगाई भी. अब इसके बाद अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड. और भी बहुत सारे प्राइमरी इन्फेक्शन होते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, इम्यूनिटी रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ बात करेंगे कॉमन कोल्ड की, क्योंकि मेनली हमें समझना है टाइप. बाकी इसके बाद हम फिर बहुत सारे डिसीज़ पढ़ेंगे, तो उनमें मैं सेपरेटली बताऊंगा कि कौन आपका प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन एक्यूट है, कौन क्रॉनिक है. अभी इसको समझो. तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉमन कोल्ड. नॉर्मली सबको हुआ ही होगा, है ना, हर 2-3 महीने में होता ही रहता है कि आपको सर्दी हो गई. तो ये है शुरुआती, मीन्स प्राइमरी इन्फेक्शन. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ सेकेंडरी इन्फेक्शन. अब सेकेंडरी को समझना, सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी इन्फेक्शन हम उसको बोलेंगे जो प्राइमरी के बाद हो, मीन्स ऐसा इन्फेक्शन दैट अकर्स आफ्टर द प्राइमरी इन्फेक्शन, इट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी इन्फेक्शन. अब देखो इसमें हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज़ निमोनिया. अब सेकेंडरी भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ निमोनिया की बात करेंगे, ठीक है. तो अब यहाँ पर देखो, अब ये जनरली क्या होगा, जो हमारे सेकेंडरी इन्फेक्शन है ना, एक तो ये हमेशा जो इनका मेन कॉज है ना, दैट इज़ वीक इम्यूनिटी. ये उन पर्सन में ज़्यादा होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है,
है ना, जो पर्सन हम बोल सकते हैं ना इम्यूनो डेफिशिएंट है, जिनमें इम्यूनिटी की कमी है। अब देखो दोनों को ना बहुत अच्छे से, अभी तो हमने सिर्फ डेफिनेशन देखी, अब मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, आप कैसे समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर प्राइमरी है तो मैंने इसे बोला है शुरुआती, इनिशियल इन्फेक्शन। अब प्राइमरी से आप लोग ये चीज़ कभी मत समझ लेना कि भाई हम प्राइमरी उसे बोल रहे हैं जो कोई भी ह्यूमन बॉडी है। मान लो मेरे को जो इन्फेक्शन सबसे पहली बार हुआ तो मैं सिर्फ उसी को प्राइमरी नहीं बोलूँगा, है ना। नहीं तो कुछ लोगों को ये लगता है कि यार पहली बार मतलब जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो किसी भी ह्यूमन में सिर्फ एक बार हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी पर्सन को प्राइमरी इन्फेक्शन बहुत बार हो सकता है। अब कैसे, इसको समझते हैं। जैसे मैंने बोला कॉमन कोल्ड, ये प्राइमरी इन्फेक्शन है। तो एक पर्सन है, उसे कॉमन कोल्ड हुआ, अब वो 2-4 दिन बाद ठीक हो गया तो हमने इसे प्राइमरी बोला। फिर 6 महीने बाद फिर से उसे कॉमन कोल्ड हुआ, फिर ठीक हो गया, तब भी हम उसे प्राइमरी बोलेंगे। फिर ऐसे ही करके 6 महीने बाद फिर से हो गया और 4 दिन बाद ठीक हो गया। तो इस हर कंडीशन में जब भी ये कॉमन कोल्ड हो रहा, ये प्राइमरी इन्फेक्शन ही कहलाएगा, ठीक है। अब लेकिन मान लो कि एक पर्सन है जिसे क्या हुआ, कॉमन कोल्ड हुआ, तो ये है प्राइमरी इन्फेक्शन। लेकिन और देखो कॉमन कोल्ड को जो वायरस कॉज करता है ना, दैट इज राइनो वायरस। इसे कौन सा वायरस कॉज करता है, राइनो वायरस। और कॉमन कोल्ड जो हमारी बीमारी है सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की है ना, मतलब ऊपर का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना उसे अफेक्ट करता है। ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाता, जनरली नहीं जाता। लेकिन जैसे मैंने बात की कि कोई पर्सन क्या है, इम्यूनो डेफिशिएंट, उसमें इम्यूनिटी की कमी है, तब ये जो राइनो वायरस है, ये कॉमन कोल्ड तो था ही, अब है ना पर्सन को अब धीरे धीरे अपर से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा। मतलब आपकी ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स में, एल्बोलाई में, लंग्स के अंदर क्या करने लगेगा, अफेक्ट करने लगेगा, हार्म करने लगेगा। और इस तरीके से उस पर्सन में जो कॉमन कोल्ड था वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक टाइप से निमोनिया में। तो यहाँ पर जो कॉमन कोल्ड है वो है प्राइमरी इन्फेक्शन, और क्योंकि पर्सन में क्या था, इम्यूनिटी की कमी, उसी वजह से क्या डेवलप हो गया, निमोनिया। तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो इसे आप और क्या बोल सकते हो, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, क्योंकि ये इसे क्या मिल गई, राइनो वायरस को अपॉर्चुनिटी। जनरली सिर्फ क्या कॉज करता है, कॉमन कोल्ड, अपर पार्ट में डैमेज। क्योंकि पर्सन की इम्यूनिटी कम थी, इसे अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो ये किस में कॉज कर दिया, इसने कॉमन कोल्ड से सीधे कॉज कर दिया निमोनिया, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसे हम आगे बाद में देखेंगे। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टाइप की, दैट इज अक्यूट इन्फेक्शन। अब देखो जैसे अक्यूट मैंने वैसे कई बार इसको ना एक्सप्लेन किया, अक्यूट को और क्रॉनिक को, है ना, जैसे डिसीज़ भी होते हैं अक्यूट और क्रॉनिक। अच्छा इसी से एक चीज़ और हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि इन्फेक्शन और डिसीज यही कॉज क्या करेंगे, डिसीज़। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। इन्फेक्शन का जो मतलब है ना, इन्फेक्शन का मतलब है कि पैथोजन की हमारी बॉडी में एंट्री और उसका मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, इनिशियल टाइम। तो शुरू में दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि अभी तो वो अपना नंबर बढ़ा रहा, इसे हम इन्फेक्शन बोलते हैं। लेकिन जब ये आप क्या करने लगे, हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन, हमारी बॉडी में डैमेज पहुंचाने लगे, उस चीज़ को हम बोल देते हैं डिसीज़। तो इन्फेक्शन को आप क्या बोल सकते हो, डिसीज़ की ही एक शुरुआत की जो स्टेट है ना, वो है इन्फेक्शन। तो हम किसकी बात कर रहे थे, अक्यूट इन्फेक्शन की। अक्यूट का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, जो चीज़ थोड़े समय के लिए रहे। तो ऐसा इन्फेक्शन विच लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, जो थोड़े समय के लिए रहे। साथ ही साथ ये डेवलप भी सडनली होते हैं, एकदम से होंगे और थोड़े टाइम के बाद खुद ही खुद ठीक हो जाते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं भी कराते हो तो जनरली ठीक हो जाते हैं। जैसे फिर से मैं एग्जांपल में यहाँ पर बात करूँगा कॉमन कोल्ड की, और भी होते हैं, हम इसी की बात करेंगे। अब सर्दी आपने देखी होगी कि आप सुबह ठीक हो, दोपहर को भी ठीक हो, यहाँ तक आप शाम को भी ठीक हो, लेकिन रात में ही कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपको सर्दी हो गई, सडनली क्या हुआ, डेवलप हुआ। और एक चीज़ और नोटिस की होगी कि पता चले एक दिन है, दूसरे दिन ठीक हो गया, या दूसरे दिन है, तीसरे दिन ठीक हो गया। आप मेडिसिन नहीं भी लो तो भी ये चीज़ ठीक हो जाती हैं। तो इस टाइप को इन्फेक्शन को हम बोलते हैं अक्यूट इन्फेक्शन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो इन्फेक्शन है दैट इज़ क्रॉनिक इन्फेक्शन। क्रॉनिक का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाली, जो लंबे समय तक चले। आपने क्रॉनिक डिसीज सुना होगा ना, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, सालों साल चलते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, जान ही ले लेते हैं पर्सन की अगर ट्रीटमेंट ना हो तो। अक्यूट में नहीं होगा, ट्रीटमेंट चल जाएगा, आप ठीक हो जाओगे थोड़े समय बाद। क्रॉनिक के साथ आप मजाक नहीं कर सकते हो,
नहीं तो ये आपकी लाइफ के साथ मजाक कर देगा। तो ये इन्फेक्शन कैसे होंगे, जो सालों साल चले, है ना, बहुत सालों साल चले, लंबे समय तक चले, तो लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। और ये कैसे डेवलप होते हैं, दे डेवलप स्लोली, मीन्स इनको टाइम लगता है। ये कॉमन कोल्ड जैसा नहीं है कि आप दोपहर में ठीक थे, शाम को आपको सर्दी हो गई। इनको डेवलप होने में भी कई महीनों का टाइम लगता है ना, 6-6 महीने लग जाते हैं, साल भर लग जाता है। तो इस तरीके के इन्फेक्शन रहेंगे। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो फिर से निमोनिया, जैसे मैंने सर्दी नॉर्मली बताया ना, कॉमन कोल्ड आपको बहुत बार हो सकता है, हुआ फिर ठीक हो गया, फिर हुआ फिर ठीक हो गया। लेकिन अगर उसी पर्सन में, जैसे मैंने बात की थी ना कि निमोनिया कब डेवलप होगा, सेकेंडरी, जब क्या हो पर्सन इम्यूनो डेफिशिएंट, है ना, अगर हम इसी वायरस से बात करें, राइनो वायरस। नहीं तो जनरली एक और जो निमोनिया कॉज करता है ना, वो हमारा पैथोजन होता है डिप्लोकोकस निमोनिया। तो अब ये जो निमोनिया है ना, ये ऐसा नहीं होगा कि आप सुबह ठीक हो और शाम को आपको निमोनिया हो गया, चाहे वो राइनो वायरस कॉज करे या फिर डिप्लोकोकस निमोनी कॉज करे या और भी किसी वजह से डेवलप हो। ये जो आपकी क्रॉनिक बीमारी है जैसे कि निमोनिया, इन्हें डेवलप होने में 2-2, 4, 6 महीने लगते हैं, 6 महीने, 8 महीने, कि पहले आपको कॉमन कोल्ड हो रहा, नॉर्मल सर्दी हो रही है ना, कई बार सांस लेने में दिक्कत आ रही हैं, फिर धीरे धीरे ये बीमारी आपके अंदर डेवलप होती है। कई बार तो लोगों को पता ही नहीं चल पाता, स्पेशली गांव में, क्योंकि उन्हें लगता कि सर्दी ही है, वो दिखाते नहीं हैं। तो ऐसे कर 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 क्या होता है कि 6 महीने बाद आपको क्या 1 साल बाद क्या डेवलप हो गया आपके अंदर, निमोनिया, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, पर्सन की जान भी ले सकती है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ क्रॉस इन्फेक्शन। तो अब क्रॉस इन्फेक्शन क्या होंगे, ऐसे इन्फेक्शन जो कि आप समझ लो क्रॉस करना, मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होंगे, उस तरीके के इन्फेक्शन को हम बोल देते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। सो दीज आर द इन्फेक्शन दैट डेवलप ड्यू टू ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। वन पर्सन कौन होगा, जो पर्टिकुलरली इन्फेक्टेड है, उसे कोई इन्फेक्शन है, और उसी पर्सन से वो इन्फेक्शन किसी दूसरे में जब ट्रांसमिट हुआ और इस दूसरे पर्सन में डेवलप हुआ, तब हम इस इन्फेक्शन को बोलेंगे क्रॉस इन्फेक्शन। और ये टिपिकली कहाँ होता है, इट टिपिकली अकर्स इन दी हेल्थ केयर सेक्टर। जो भी हेल्थ केयर सेक्टर हैं, चाहे वो क्लिनिक हो गई, स्पेशली हम बात करें तो हॉस्पिटल में, क्योंकि देखो हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट हैं, किसी न किसी को हेपेटाइटिस है, किसी को कॉमन कोल्ड है, किसी को मम्स है, किसी को मीजल्स है, 50 टाइप की बीमारियां हैं। अब पर्टिकुलरली जहाँ पर जो हेल्थ केयर वो होते हैं ना, हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, साथ ही साथ जो टेक्नीशियन हैं, जो खुद डॉक्टर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये चांसेस होते हैं। वैसे तो वो अपने हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं, सैनिटेशन करेंगे, और भी चीज़ें हैं, हैंड वॉशिंग, लेकिन तब भी उनमें बहुत सारे चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शन है जो ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड हो जाते हैं, है ना, कि पेशेंट ने स्नीचिंग की, कप की, तो उस वजह से एयर से होती हुई वो किस में, टेक्नीशियन को हो गया, या फिर डॉक्टर की बॉडी में चला गया, इस तरीके से। या फिर मान लो पेशेंट ने क्या किया, कहीं पर भी पेशेंट को है इन्फेक्शन, उसने स्नीज किया, कप किया, या पर्टिकुलरली कई बार रिंग बम होता है, इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को टच कर दिया पर्सन ने, पेशेंट ने, अब उसी ऑब्जेक्ट को थोड़ी देर बाद आकर कोई टेक्नीशियन ने टच कर दिया, इस तरीके से वो ट्रांसमिट हो गया, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। इस तरीके को हम बोलते हैं क्या, क्रॉस इन्फेक्शन। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो रिंग बर्म एंड हेपेटाइटिस, जैसे कि मैंने बताया, दाद आपने सुना होगा ना, एक से दूसरे में फैल गई। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे मैंने बताया किस तरीके के इन्फेक्शन आपको ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, हॉस्पिटल में। तो अगर आपको एक इस तरीके के एक इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन, अगर हॉस्पिटल से डेवलप हुआ है, तो इस टाइप के इन्फेक्शन को आप एक नाम और देख सकते हो, दैट इज़ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ऐसा इन्फेक्शन जो आपने कहाँ से एक्वायर्ड किया है, हॉस्पिटल से। इसके साथ अगर आपने पर्टिकुलरली कहाँ से एक्वायर्ड किया, किसी कम्युनिटी में, कि एक पर्सन को है उसने दूसरे को ट्रांसमिट कर दिया, तब आप इसे एक और दूसरा नाम देख सकते हो, दैट इज़ कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन। क्या आपको इन्फेक्शन तो हुआ है, कहाँ से फैला है, कम्युनिटी से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। सो कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की, दैट इज़ एंडोजिनस इन्फेक्शन। फिर से बट को तोड़ दो, एंडो मतलब अंदर, और जिनस जो वर्ड है ना, इससे बस जन को निकाल लो, जन मीन्स जनरेट, हम लिखते हैं ना जनरेट होना।
तो ऐसा इन्फेक्शन होगा जो अंदर ही अंदर जनरेट हो जाए, है ना। जो होस्ट सेल है, होस्ट मीन्स पर्टिकुलरली जो मैन, हम देखें तो यहाँ हम ह्यूमन की ही बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन के अंदर अगर अंदर से ही कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, है ना, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ऐसे काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें। और जनरल कंडीशन में वो कोई भी डिसीज़ कॉज नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो लेकिन कई कंडीशंस में अगर वो एक्टिवेट हो जाएं, है ना, बहुत सारे टाइप के कॉज होते हैं, और हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन कॉज कर दें, उसे हम बोलते हैं एंडोजीनस इन्फेक्शन। मीन्स इन्फेक्शन विच आर कॉज बाय द इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट से तो कॉज होगा ही, मतलब ऐसे एजेंट जो इन्फेक्शन कॉज करें। लेकिन ये जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं दे ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द होस्ट, ये होस्ट के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, मीन्स ह्यूमन के अंदर। जैसे सबसे अच्छा मैं एग्जांपल दूँ ना तो ई कोलाई बैक्टीरिया। अब जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ह्यूमन की जो इंटेस्टाइन है इनमें नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट होता है और कोई भी डिसीज़ कॉज नहीं करता। लेकिन कई कंडीशन में बहुत सारे कॉज हैं जो इसे एक्टिवेट कर दें, जिस वजह से क्या करने लगता है, हमारी बॉडी में डिसीज़ कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। जैसे कि आपका जीआई ट्रैक्ट का, है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कुछ इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, साथ ही साथ आपकी यूराइनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो इस टाइप के इन्फेक्शन को हम बोलते हैं एंडोजीनस इन्फेक्शन। इसका जस्ट ऑपोजिट है हमारा नेक्स्ट टाइप, दैट इज एक्सोजीनस इन्फेक्शन। फिर से एक्सो मतलब बाहर और जीनस मतलब जनरेट। अब इसमें जो इन्फेक्शन जनरेट होगा, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट होंगे ना, जो पैथोजन है, वो बॉडी के बाहर से अंदर आएंगे। समझ में आ रहा? हमारी बॉडी में नहीं है, एनवायरनमेंट से कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा और इन्फेक्शन कॉज करेगा। सो दीज आर द इन्फेक्शन दैट डेवलप और कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट दैट एंटर्स इनटू द होस्ट, और होस्ट यहाँ पर नॉर्मल हम ह्यूमन की ही बात कर रहे हैं, फ्रॉम आउटसाइड या फिर एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट से कोई पैथोजन मेरी बॉडी में आया, उसने डिसीज़ कॉज कर लिया। इसको हम बोलते हैं एक्सोजीनस इन्फेक्शन। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं इसके, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मेनिंजाइटिस और ट्यूबरक्लोसिस। मेनिंजाइटिस पर्टिकुलरली हमारी मेनिंजेस का इन्फ्लामेशन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है। ट्यूबरक्लोसिस हम देखें तो लंग्स का इन्फेक्शन। तो इन्हें जो कॉज करते हैं ना, इसे हम देखें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके अलावा अगर हम मेनिंजाइटिस को देखें तो बैक्टीरिया वायरस इसे, है ना, कॉज कर सकते हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हो गया। इसके अलावा मम्स वायरस हो गया, एंटेरो वायरस हो गया, ये सारी चीज़ मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं। तो ये अंदर नहीं थे प्रेजेंट, बाहर से पर्टिकुलरली आए हमारी बॉडी में और उनने इन्फेक्शन डेवलप किया, दैट्स वाई एक्सोजीनस इन्फेक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ फोकल इन्फेक्शन। अब फोकल इन्फेक्शन क्या होंगे, जैसे लोकल वैसे फोकल, सिर्फ ऐसे ही रटने के लिए, है ना, सीरियस नहीं लेना। तो फोकल इन्फेक्शन ना याद रखने के लिए मैंने बता दिया, फोकल लोकल ऐसे इन्फेक्शन होंगे। जैसे लोकल का क्या मतलब होता है, बॉडी के किसी एक पार्ट में, हम तभी बोलते हैं ना कि यार ये लोकल है ना। जैसे एडी में हमने दो टाइप का देखा था, जनरलाइज्ड जो पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा था, और लोकल जो किसी एक पार्ट को अफेक्ट कर रहा था। तो जैसे लोकल, ऐसे ही उसको उल्टा समझ लो फोकल। ये ऐसा इन्फेक्शन होगा जो डेवलप तो एक पार्ट में होगा, आपके बॉडी के किसी एक रीजन में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करेगा। सो दीज आर द इन्फेक्शन दैट डेवलप इन वन रीजन देन स्प्रेड टू अदर रीजन ऑफ द बॉडी। तो इसे हम बोलते हैं फोकल इन्फेक्शन। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स का आइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, है ना। टॉन्सिल्स क्या होते हैं, आप बोल सकते हो लिम्फ नोड, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट, जो हमारा थ्रोट रीजन है ना, दोनों साइड में ये प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है कि अगर इन्हीं का इन्फ्लामेशन हो गया तो पहले तो यहीं पर डिफ़िकल्टी कॉज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बाकी के जो लिम्फ नोड्स हैं आपके नेक रीजन में, आपके जॉ में, इसके अलावा और भी बॉडी पार्ट में, ये धीरे धीरे क्या करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करने लगते हैं, दिक्कत करने लगते हैं। तो ये किसका टाइप हो गया, फोकल का, कि एक रीजन से शुरू हुआ लेकिन बाकी रीजन में भी स्प्रेड हो रहा। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं नोट करके कुछ चीज़ें लिखी, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल और पैरासाइट। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये भी आप कर सकते हो। कैसे, अगर किसी को कोई एक इन्फेक्शन हुआ, किस वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, तो आप बोलोगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ किसकी वजह से, वायरस की वजह से, आप इसे बोलोगे वायरल इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन कॉज किसने किया है, पैरासाइट ने, तो आप बोलोगे पैरासाइटिक इन्फेक्शन।
एंड इफ द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय फंगस, तो आप उसे क्या बोलोगे, फंगल इन्फेक्शन। इस टाइप से आप जो इन्फेक्शन हुए ना क्लासीफाइड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन की, कि जो भी इन्फेक्शन है, जितने अभी हमने देखे थे ना कि एंडोजीनियस हो, एक्सोजीनियस हो, इसके बाद हमने देखे स्पेशली क्रॉस इन्फेक्शन जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो रहा था। तो हम इसी चीज़ को देखते हैं कि किस तरीके से जो कोई भी इन्फेक्शन है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है या फिर स्प्रेड होता है। तो जो हमारा फर्स्ट मोड है, मेनली दो मोड होते हैं ट्रांसमिशन के। एक होता है डायरेक्ट, कि एक पर्सन से डायरेक्टली दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होगा। किस तरीके से हो सकता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए, जैसे रिंग बर्म वाला था, मैंने बताया था कि एक पर्सन को रिंग बर्म है, आपने उससे आप हैंडशेक कर रहे हो, हाथ में ला रहे हो, आप गले लग रहे हो, तो डायरेक्टली उसके जो पर्टिकुलर जो पैथोजन है जो रिंग बर्म कॉज कर रहा था वो डायरेक्ट टच के थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से इन जो है ना अनअफेक्टेड पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, उसमें आ जाए। इसके अलावा हम देखें तो डायरेक्टली किसिंग के थ्रू भी हो सकता है ना, जैसे कि मम से पर्टिकुलरली रहता है कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने किस किया किसी को तो उससे वो ट्रांसमिट हो सकता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे इन्फेक्शन हैं जो कि सेक्सुअल एक्ट के थ्रू, स्पेशली अगर हम बात करें तो HIV की, सेक्सुअल एक्ट के थ्रू भी वो क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रहे हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन। जो हमारा दूसरा मोड है दैट इज़ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें अब क्या होगा, डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होगा दो पर्सन का, तो अब ये कैसे ट्रांसमिट होगा, इनडायरेक्टली। मान लो किसी एक पर्सन को क्या है, मम्स है, ठीक है, वो मम्स से क्या है, इन्फेक्टेड था एक पर्सन, ठीक है। इस पर्सन ने क्या किया, स्नीज किया, कप किया, जिसके थ्रू जो मम्स वायरस है, क्योंकि मम्स वायरस मम्स कॉज कर रहा, जो मम्स वायरस है इस तरीके से मम्स वायरस वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रहेंगे, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में। अब एक हेल्दी पर्सन आया, उसने, ठीक है, हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन ने इस ऑब्जेक्ट को टच कर लिया और इसके थ्रू अब क्या होगा कि जो मम्स वायरस है इस हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर देगा। तो इसे बोला जाता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट नहीं हो रहा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन का डायरेक्ट टच नहीं है, इनडायरेक्टली हो रहा। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड, इसके अलावा फ्लू, कंजक्टिवाइटिस। कॉमन कोल्ड और फ्लू तो समझ ही गए होंगे आप लोग, इन्फ्लुएंजा। कंजक्टिवाइटिस होती है आंखों में इन्फ्लामेशन, कंजक्टिवा की रेडनेस आपने देखी होगी। तो यहाँ पर ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, चाहे आपका कॉमन कोल्ड हो, फ्लू हो, कंजक्टिवाइटिस हो या फिर खुद मम्स हो, जैसे कि मैंने बताया, ये सारे इनडायरेक्टली भी ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। और अब जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है ना, इसमें भी एक तो ये था कि क्या हुआ, ड्रॉपलेट्स के थ्रू, जैसे मैंने बताया कि मम्स वाले पर्सन ने ड्रॉपलेट्स वो की थी स्नीच और कप के थ्रू, उस तरीके से मम्स वायरस यहाँ एक ऑब्जेक्ट में आया था और दूसरे पर्सन में गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो तब भी एक टचिंग वाला सेंस है कि एक पर्सन ने टच किया। दूसरा इनडायरेक्ट कैसे भी हो सकता है कि एक पर्सन स्नीच करे और डायरेक्टली एयर के थ्रू, अब टच नहीं हो रहा कुछ भी, एयर के थ्रू अब ये पर्सन सांस तो लेगा, दूसरा उसके अंदर ये वायरस चला जाए। तो क्योंकि ये किस थ्रू हो रहा, ड्रॉपलेट्स के थ्रू, है ना, एयरबॉर्न, एयर के थ्रू। तो इस टाइप के जो इन्फेक्शन होंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, जो कि एयर के थ्रू हो रहा है ना। तो एग्जांपल क्या है, बाय इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स, कि वो मम्स वाली ड्रॉपलेट्स थी, उसमें उसका इन्फेक्शन था या कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन था और वो पर्सन ने क्या कर लिया, इनहेल कर लिया, तो उसमें डिसऑर्डर डेवलप हो जाएंगे, जैसे कि आपका कॉमन कोल्ड है, मम्स है, फ्लू है, इस तरीके से। तो ये जो है ना, आप इसको किस में रख सकते हो, एयरबॉर्न को भी आप इनडायरेक्ट में ही रख सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली नहीं हो रहा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं एयर इन्वॉल्व है ना, तो इसे भी आप इनडायरेक्ट में रख सकते हो। इसके बाद अगर आगे देखें तो वेक्टर बॉर्न। अब वेक्टर बॉर्न क्या होगा, इसमें जो ट्रांसमिशन है ना किसी भी इन्फेक्शन का वेक्टर के थ्रू होता है। वेक्टर क्या, जैसे सबसे अच्छा मलेरिया एग्जाम्पल ले लो, मलेरिया आप सबको पता है मच्छर की वजह से। तो एक पर्सन है जिसे मलेरिया है, इस पर्सन को मच्छर ने या फिर मॉस्क्यूटो ने काटा और इसी मॉस्क्यूटो ने किसी हेल्दी पर्सन को काट लिया, तो अब हेल्दी पर्सन में क्या हो जाएगा, मलेरिया। तो यहाँ पर इस तरीके से जो ट्रांसमिशन हो रहा इसे बोला जाता है वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन।
और जो यहाँ पर मॉस्क्यूटो रहेगा वो रहेगा वेक्टर, क्योंकि वही ट्रांसमिट कर रहा। तो ये क्या हो जाएंगे, स्प्रेड थ्रू वेक्टर। एग्जाम्पल में जैसे मैंने बता दिया कि मलेरिया, जो कि मॉस्क्यूटो के थ्रू क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है। तो अब चाहो तो आप इस वेक्टर वाले को, साथ ही साथ इस एयर बोर्न जो ट्रांसमिशन है, इसको आप इनडायरेक्ट में ही रख सकते हो। लेकिन ये मैंने स्पेसिफिकली बता दिया कि अगर सिर्फ एयर के थ्रू हो रहा तो हम उसे एयर बोर्न बोल रहे हैं, अगर वेक्टर की हेल्प से हो रहा तो उसे हम वेक्टर बोर्न बोल रहे हैं, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन की, कि किस तरीके से हम इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट प्रिवेंशन है दैट इज़ हैंड हाइजीन, कि आप पर्टिकुलरली जो है ना हैंड वॉश करते रहें, प्रॉपर हैंड वॉश रेगुलरली। स्पेशली जो मेडिकल वर्कर हैं, क्योंकि जब भी वो किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं या फिर कोई वुंड साफ करते हैं, है ना, तब उनमें क्या होता है, चांसेस ज़्यादा है इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का। दैट्स वाई उन्हें प्रॉपरली वाटर, सोप, डिटर्जेंट से हैंड वॉश करना चाहिए। क्योंकि सोप है ना, जो आपका साबुन हो गया, जो डिटर्जेंट्स हो गए, इनमें ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो मोस्टली पैथोजन को किल कर देती हैं, है ना। पैथोजन पर्टिकुलरली वाटर और जो है ना डिटर्जेंट है, सोप है, इनमें सर्वाइव नहीं कर पाते। इसके साथ साथ सैनिटाइजेशन, आप सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हो। कोरोना टाइम से तो बहुत फेमस हो गया, क्योंकि उसके थ्रू भी आप इस चीज़ के ट्रांसमिशन को प्रिवेंट कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिवेंशन है दैट इज़ वैक्सीनेशन। आप टीकाकरण कितना सारा चलता है आंगनबाड़ियों में, इसका टीका, 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो। तो स्पेसिफिकली अगर आपने पोलियो की 2 बूंद पी ली तो आप ज़िंदगी भर के लिए पोलियो से मुक्त हो गए। इस तरीके से और भी हैं कि आपने मम्स का टीकाकरण करा लिया, मीज़ल्स का करा लिया। बहुत सारी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं बहुत सारे डिसीज़ की। ऐसे बहुत ही कम डिसीज़ हैं जिनकी वैक्सीन नहीं है, जैसे कि HIV, उसकी वैक्सीन नहीं है। नहीं तो मोस्टली डिसीज़ की वैक्सीन अवेलेबल है। तो आप वैक्सीन लें, वैक्सीन टीकाकरण करवाएं, जिससे स्पेसिफिक पैथोजन, मतलब आपने पोलियो की अगर वैक्सीन ले ली तो आप पोलियो से मुक्त हो गए लाइफ टाइम के लिए। इस तरीके से भी हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा तीसरा प्रिवेंशन है दैट इज़ सेफ वाटर एंड फूड प्रैक्टिस। सेफ फूड और वाटर प्रैक्टिस क्या है, आप जो खाना बनाते हो प्रॉपरली, अब ऐसा नहीं कि आपने खाना बनाया ऐसे ही एकदम उसको ढका नहीं, ऐसे ही रखा है, कहीं से भी सब, जैसे मैंने बताया था कि मॉस्क्यूटो, उसमें मक्खी बैठ रही हैं, कुछ भी बैठ रही हैं, इस तरीके से जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं ना वो बढ़ जाते हैं। तो आपको फूड प्रैक्टिस प्रॉपर रखनी है कि खाने को ढक कर रखना है। साथ ही साथ खाना अच्छे से पका हुआ होना चाहिए और हाथ धोकर खाना बनाना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी काम कर रहे हैं और खाना बन रहा। साथ ही साथ वाटर, आप वाटर को ढक कर रखें, क्लीन रखें, क्योंकि अगर आपने वाटर ही कंटामिनेटेड ले लिया है ना, तो उससे भी हमने देखा था अब भी कि इन्फेक्शन क्या हो सकता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। मतलब अगर खाने पीने में कोई वायरस है, पैथोजन है, और आपने वो चीज़ एंटर कर ली, तब आपको डिसीज़ हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस भी अच्छी रखें। इसके बाद लास्ट नॉट द लीस्ट दैट इज़ क्वारंटाइन एज वेल एज आइसोलेशन। क्वारंटाइन तो बहुत फेमस हो गया कोरोना टाइम से, और आइसोलेशन भी, है ना, कि मतलब जिस पर्सन को भी इन्फेक्शन है आप उसे क्वारंटाइन कर दो या फिर आइसोलेट कर दो, कि एक कमरा आपने उसको अलग दे दिया और थोड़े टाइम के लिए चीज़ें बंद कर दो। जैसे कि रिंगवर्म है, अब भाई रिंगवर्म पता है कि 4 दिन में, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, तो आप कोशिश करो कि उस पर्सन को घर में ही रहने दो, बहुत ज़्यादा अंदर बाहर मत करो, कि खेलने मत जाने दो। अगर बच्चों को है स्कूल भी आप मत भेजें, पढ़ाना अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आपको पता है कि पर्सन को रिंगवर्म है किसी बच्चे को या मम्स है, तो अब 1 दिन की पढ़ाई के चक्कर में आप बाकी सबका नुकसान कर दोगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद तो बीमार है ही, 10 बच्चों को और फैला कर आ जाएगा, बेचारे सबका नुकसान होगा। इससे अच्छा आप उसे क्वारंटाइन करके रखो, 4 दिन खेलना बंद रखो। इस तरीके से, यहाँ तक कि कोरोना तो सीवियर था जिसमें एकदम बंद ही किया गया था लोगों को, तो इस तरीके से भी आप इन्फेक्शन को फैलने से प्रिवेंट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।